स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास प्लस वन। तो प्लस वन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है वो कोरोना फैला हुआ है। कोविड-19 की वजह से जो है वो पढ़ाई घर में ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए अपना जो चैनल है उसके माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके ऊपर जो मैं आपको बातें बताऊंगा उनको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स बनाएंगे। बाकी एज यू नो कि ये प्लस वन क्लास है आपके लिए। 10th क्लास के बाद प्लस वन क्लास में आप लोगों ने एंट्री की है। तो प्लस वन क्लास में थोड़ा कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से आते हैं तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी माध्यम से ही आपको पढ़ाऊँ और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आप लोग जो इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो आप लोगों का सिलेबस है, जो मैं फर्स्ट यूनिट अभी यहाँ पे शुरू करूँगा 10+1 का, तो आपने जो फिज़िक्स है उसको आपने जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बाई राइटिंग, लिख करके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह आपने फिज़िक्स को भी पढ़ना है। मियरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना है, तो लिख करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ अवर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स फिजिक्स की दुनिया। हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फिजिक्स की दुनिया। अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें 2-3 नंबर का आपको एग्ज़ाम में आता है, तो आपने इसको ढंग से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ आपसे पूछूंगा, आपने 6th क्लास में पढ़ी है, थोड़ा मैटर के बारे में आपसे पूछूंगा मैं। मैटर क्या होता है? मैटर तो मैटर बेटा, वी हैव स्टडी इन 6th क्लास, 7th, 8th क्लास, इस तरह से हमने इसको पढ़ा हुआ है। मैटर मीन्स एनीथिंग दैट occupies space and have mass, that is called matter। कोई भी चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करती है। अब स्पेस मतलब जैसे हमने घर में चेयर रखी हुई है, हमने टीवी रखा हुआ है, हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमने घर में रखी हुई हैं, तो सभी ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है और उनका मास भी होता है, तो हम उसको मैटर बोलते हैं। बेसिकली मैटर की आपको पता है 3 स्टेट्स होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, एक आपकी लिक्विड और एक स्टेट जो है आपकी दैट इज गैसियस स्टेट। तो आप अपने चारों ओर जो चीज़ें देखते हैं वो इन 3 स्टेट्स में देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन स्टेट्स में आप चीज़ों को देखते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। एक और स्टेट होती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसमें आयनाइज्ड फॉर्म में मैटर होगा, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो मैटर मीन्स मैटर के अंदर 3 स्टेट्स होते हैं। कोई भी चीज़ है हम उसको 3 स्टेट्स में देखते हैं, ये आपको सबको पता है। जैसे मैं बोलूँ कि क्या फायर मैटर है, तो फायर मैटर नहीं है, क्योंकि फायर जो है वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती। क्या विजडम मैटर है, क्या इंटेलिजेंसी मैटर है, ये चीज़ें मैटर नहीं है। तो जो मैटर है, जो स्थान घेरेगी और उसका मास होगा, उसे हम मैटर बोले। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इट इज आल्सो मैटर। दिस चॉक बोर्ड या वी कैन से दिस व्हाइट बोर्ड, दिस इज आल्सो मैटर। योर मोबाइल फोन, योर टीवी, घर में जो चीज़ें, पानी मैटर है, हवा मैटर है, तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं। अब क्या होता है फिजिक्स में हम लोग, जैसे इसी से वर्ड निकला मास, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मास क्या होता है? मास क्वांटिटी of matter contained in a body is called mass। मतलब किसी बॉडी के पास कितना मास है, कितना मतलब उसके अंदर मैटर है, कितना मैटर है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो मार्कर के पास कितना इसके अंदर मैटर इन्वॉल्व है।
अब मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर का एक ढक्कन है, तो ढक्कन छोटा सा है, इसके पास मैटर कम है, इसके पास मैटर ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ही ज़्यादा उस बॉडी का मास होगा। बेसिकली जो मैटर है, मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग मानते हैं, हम मानते हैं कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों आप सबको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैटर की अगर हम बात करें, हमारे पीरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं से ही सारी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं। मीन्स हम लोग जो खाते हैं वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही खा रहे हैं, कोई भी चीज़ है। इसका मतलब हम लोगों को जो बेसिक देखना है, सपोज करिए आप मार्कर को देखेंगे तो आप ऐसा देखिए कि इसके अंदर एक एटम है। जब हम उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, अल्टीमेटली एक छोटी सी चीज़ नेकेड आई से जिसको हम नहीं देखते हैं, वो आपका एटम होगी। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर अगर मैं बात करूं, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, हम इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और बाहर क्या घूमते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ा है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक के कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इस केस में 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10, मतलब 2 2 4 2 6, टोटल 8 आ रहे हैं इस केस में। तो ये हमारा एटम है, एटम को ज्वाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट से आपका मटेरियल बनेगा। मीन्स हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। एक्चुअल में ऐसे तो इससे छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग इनको बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं। वैसे क्वार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आप लोग समझिए पहले कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में होते हैं और बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा मैटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एटम के बारे में। किसके बारे में, एटम के बारे में। जैसे एटम नंबर 1 है हमारी, एटम नंबर 1 कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होती है एटम नंबर 1। एटम नंबर 2 कौन है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, हीलियम, फिर 3 पे लिथियम, जैसे 6 के ऊपर कार्बन, 5 पे बोरोन, ऐसे मतलब जाते जाएंगे तो 7 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इस तरह से हमारे 10 के ऊपर नियोन। तो इस तरह से हम लोग जो है एटम्स जो है उनका पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसे लिखी हुई हैं, ये एटम्स हैं। और अगर एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें, हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस किसी भी एलिमेंट की एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। A का मतलब होता है एटॉमिक मास। और ZX में भी एनी न्यूक्लियस, एनी न्यूक्लियस। जैसे सपोज करिए मैंने हीलियम को लिखना, तो मैं लिखूंगा 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4। मैंने कार्बन को लिखना तो मैं लिखूंगा 6C12। मैंने नियोन को लिखना 10 नियोन 20, सोडियम को लिखना 11 सोडियम 23, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235। इस तरह से हम इन एटम्स को लिख सकते हैं। अब बेटा हम लोग लोअर सेक्शन में पढ़ा है, ये तो जेड होता है, जेड को हम लोग प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बताइए हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं, साफ दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 2। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और नेट चार्ज एटम के ऊपर कितना होगा, 0 होगा। अब हमने निकालना है 4 मींस हमने निकालना है ए क्या होता है, मास नंबर या एटॉमिक मास। ए के अंदर 2 चीजें आएंगे, एक जेड आएगा, प्रोटॉन आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन आएंगे।
साथ में इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मास हुआ एटम का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ये होता है, बहुत ही कम होता है। और प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की अगर बात करें, प्रोटॉन का मास 1.67 यहां पे इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां पे आपका 8 आता है, यहां पे आपका 7 रहता, 7 2, और यहां 8 5 होता है। तो सबसे जो हैवी जो पार्टिकल हुआ इनमें, सबसे हैवी न्यूट्रॉन हुआ, उससे कम हुआ प्रोटॉन का मास, और सबसे कम किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का मास। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ऐसा है कि जैसे हम लोग सपोज करिए एक तराजू के ऊपर बैठे हैं, और या हम लोग कहीं दुकान में गए, हमने 1 किलो चीनी खरीदी। उस चीनी में क्या हुआ, बाई चांस एक मक्खी आकर के बैठ रही थी जब दुकानदार उसको तोल रहा था। तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि बीच में मक्खी है भाई आप थोड़ी सी चीनी और डालो, आप, क्योंकि 1 किलो बहुत ज्यादा है और उस मक्खी का जो भार है बहुत कम है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग इनके मास के आगे नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम सोना तोल रहे हैं और बीच में मक्खी बैठ जाए, तब तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब स्मॉल क्वांटिटी में चीज हो तो स्मॉल क्वांटिटी को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इधर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है और इधर स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब A किसके बराबर बच गया? सिर्फ Z और N के बराबर। तो N किसके बराबर बच गया? A माइनस Z। अब A कितना है यहां पे हीलियम में? 4 है, और Z कितना है? 2 है। तो 2 क्या बच गया आपके पास? न्यूट्रॉन बच गए। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, न्यूक्लियस के बीच में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और बाहर क्या घूमेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। आपको पता है बच्चों, इसमें ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम सेल्स बोलते हैं, लेवल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लेवल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं? 8, तीसरे जो आपका ऑर्बिट होगा उसमें 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, फिर 50 आएंगे। हम लोग यहाँ 2n² का फार्मूला लगाते हैं, वेयर n may be equal to 1 2 3 4 so on। जैसे सपोज करिए n is equal to 1 then it is equal to 2, n is equal to 2 then 2 का स्क्वायर it is equal to 8, 3 का स्क्वायर it is equal to 18, then 4 का स्क्वायर it is equal to 32, 5 का स्क्वायर 2 into 2 that is equal to, अगर आपको समझ नहीं आ रहा देखिए 2 into 5 का स्क्वायर then it is equal to 50। देखिए ये 50, यहां भी क्या हमारा 50। इस तरह से हम इनको भरते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है हीलियम का स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हमने यहां से कोई उठा लेते हैं, सपोज करिए हमने सोडियम को उठा लेते हैं, 11 सोडियम 23, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए बेटा? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 11। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हुए? 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 12 क्या? न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन, बाहर क्या घूमेंगे? पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? सोडियम का। 92 यूरेनियम 235 बताइए प्रोटॉन। आप बोलेंगे सर 92। इलेक्ट्रॉन बताइए। आप बोलेंगे सर 92, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब ये 235 में से 92 गए, कितने आ गए न्यूट्रॉन? 143। आई थिंक यू कैन गॉट अंडरस्टैंड दिस। तो इन एटम से मिलकर के हमारा मैटर बनता है। क्या बनता है? हमारा मैटर बनता है। चलो इतना हमने डिस्कस किया क्योंकि आपको हेल्पफुल है, आगे आपके काम में आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन इट। नाउ मैं आपको, हम लोग बार बार कुछ वर्ड्स यूज करेंगे। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या हम लोग बोलते हैं उसको बॉडी बोलते हैं, या फिर हम उसको पार्टिकल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पार्टिकल, ये वर्ड बार बार यूज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी हैव ए बॉडी, वी हैव ए पार्टिकल। तो इन वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या होता है? तो एनीथिंग दैट कैन बी
experienced by our five senses. Do you know how many senses we have? 5 senses. जैसे हमारे पास क्या क्या होता है, हम टच करते हैं, मीन स्मेल करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग फील करते हैं, स्किन आ गया आपके पास, उसके बाद टोंग से हम लोग टेस्ट करते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, सी देखते हैं, ओके, और सुनते हैं, लिसन करते हैं। तो जैसे सपोज करिए मेरे सामने एक टेबल पड़ा हो, जैसे सपोज करिए मेरे पास ये मार्कर है, ये देखिए, तो मैं इस मार्कर को देख भी रहा हूं और फील भी कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, एक हम बोल देंगे दिस इज ए बॉडी, दिस इज ए बॉडी, वी आर फीलिंग इट, वी आर सीइंग इट, हम उसको देख रहे हैं। आपकी आंखें बंद हैं, सब कुछ बंद है, आपने नमक खा लिया, बोलेंगे सर मैंने कुछ बॉडी खा ली, मीन्स बॉडी मीन्स आपने दैट इज ऑब्जेक्ट है कोई आपकी इसका, तो आपने उसको टेस्ट करके पता लगा दिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का दुनिया भर के ऑब्जेक्ट होंगे, कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गई, चेयर हो गई, टीवी हो गया, ये सभी चीजें क्या है ये एक्सेट्रा, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे हम इनको? ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब इसको ही बॉडी बोलेंगे, इसी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। पार्टिकल, अब हम इसी चीज को पार्टिकल कब बोल देंगे? सपोज के लिए कार जो है वो जा रही है दिल्ली। जब कार दिल्ली जा रही है, अगर कार के डायमेंशन, जब कार एंटर कर गई दिल्ली में, तो कार का जो डायमेंशन है वो बहुत छोटे होंगे दिल्ली के डायमेंशन। मान लो यहां से दिल्ली 500 किलोमीटर है, अब कार कितने होगी? लगभग 6 फीट की होगी, मान लीजिए 6 फीट। तो 6 फीट 500 किलोमीटर के आगे कुछ नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो तब ये पार्टिकल, हम बोलेंगे पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हमीरपुर टू दिल्ली, हम इसको पार्टिकल। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एज वी नो, तो अर्थ में हम कैन से पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन दैट इज वेरी लार्ज। तो उस केस में हम इसको पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे। पार्टिकल हम आगे यूज करेंगे, जैसे हम 12th में जाएंगे तो पार्टिकल वर्ड हमारा यूज होगा। यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट और बॉडी ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले हमें फिजिक्स का पता होना चाहिए। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिजिक्स जो है एक लैटिन वर्ड है फ्यूजिस, फ्यूजिस, और फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर। मींस फिजिक्स का मतलब हुआ कि नेचर्स को स्टडी करना, टू स्टडी द नेचर। अब नेचर क्या है? जैसे दिन और रात हो रही है, आपकी समुद्र में लहरें उठ रही हैं, आपका घर में आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोड्स ऑफ ट्रैवल, ट्रक में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप लोग एरोप्लेन की यात्रा कर रहे हैं, आप लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप लोग इंजन्स का यूज कर रहे हैं। मींस आपके चारों ओर क्या क्या हो रहा है? बादलों से पानी टपक रहा है, बादलों से पानी टपकता है, वो भी एक क्या है? लाइटनिंग पड़ रही है। ये सारी चीजें नेचर्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो फिजिक्स जो है वो नेचर की स्टडी है। मींस स्टडी ऑफ नेचर। क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। लेकिन कैसी स्टडी? द स्टडी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर। या नेचर की स्टडी हम लोग करेंगे, तो दैट इज फिजिक्स। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग नेचर की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब अगर फिजिक्स की डेफिनेशन, बुक इस डेफिनेशन देखें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। साथ साथ में आप लिख लेंगे, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with nature and natural phenomena।
फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना मीन्स नेचर के साथ जो डील करेगी और साथ में फेनोमेनल जो है। अब ये साइंस की ब्रांच है, मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस जो है ससिंटिया वर्ड से ड्राइव हुआ। ससिंटिया मीन्स टू नो, लेकिन टू नो अबाउट नेचर के बारे में जानना। नेचर में क्या हो रहा है, पेड़ है, पेड़ का कहाँ पे नीचे हम लोग पानी देते हैं और पत्ता जो पेड़ के ऊपर हरा है, क्यों कैसे गया वो ऊपर को, कैपिलरी एक्शन हुआ, कैपिलरी एक्शन से पानी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो जो हम लोग ऐसा बोलते हैं साइंस को ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचर। अब साइंस की अगर मैं बात करूं, जैसे फिजिक्स ही है या साइंस की हम बात करें, तो लगभग अगर बुक्स की बात करें तो 600 BC की बात कर रहा हूं, बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। 600 BC कोई साइंस का एग्जिस्टेंस बहुत कम था, तो पहले फिलोसफर हुआ करते थे, फिलोसफर्स जैसे अरस्तु था, एरिस्टोटल हो गया, सुकरात हो गया, इस तरह से हमारे पास टॉलमी हो गया, कोपरनिकस हो गया। तो फिलोसफर क्या करते थे, वो फिलोसफी दिया करते थे, किस चीज को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और फिलोसफी दे देते थे। जैसे टॉलमी था, टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। कौन सी दी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियो क्या मतलब है? जियो अर्थ के लिए यूज करते हैं हम लोग, जियो फॉर अर्थ। कि सोलर सिस्टम को हम लोग जानते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स, or we can say geocentric theory means earth is at the center and all earth, this is suppose earth and all the planets they are revolving around the earth, even sun is revolving around the earth। ये थ्योरी किसने दी थी? टॉलमी ने। वो तो फिलोसफर था। अब उसने वो बात लिख दी, अब उसको रिकॉर्ड बन गया उसका। जब हमारे पास कोपरनिकस आया, तो उसने इस थ्योरी को चैलेंज कर दिया। उसने बोला कि दैट द थ्योरी इज हेलियोसेंट्रिक मीन्स हेलियो फॉर सन, मीन्स सन इज एट द सेंटर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग आए, हमारे फिलोसफर आए, उसके बाद साइंटिस्ट आए, अलग अलग थ्योरीज दी, हमने उनको ऑर्गेनाइज, उनकी स्टडी की। तो हम लोग जब भी कोई चीज स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइज स्टडी का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करिए हम लोगों ने सबसे पहले हम उसकी कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास कोई जैसे फिलोसफरी था, तो सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व कर, क्योंकि ऐसे अगर हमारे पास आंखें नहीं हो, हम ऑब्जर्व नहीं कर सके कि दिन और रात हो रहा है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं कह सकते। सबसे पहले तो हम चीज को देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है। बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, फिर उस बरसात आ रही है, पानी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, नदी में पानी बह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए नदी में पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे थोड़ी सी स्लोप होगी नदी में, तो ऐसे जा रहा है। सपोज करिए वाटर इज फ्लोइंग जस्ट लेफ्ट टू राइट, वाटर इज फ्लोइंग जस्ट लाइक दिस। अब हमने इस चीज को देखा, अब हमने ये क्यों साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया और ये सोचा कि क्या वाटर राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता, क्या इधर से इधर को नहीं जाता है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली, ऑब्जर्वेशन के बाद वो लैब में जाएंगे और उसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उस चीज के ऊपर। लैब में क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होगा। जो चीज जैसे सपोज करिए ऑब्जर्वेशन की हमने कि ऊपर से बारिश हो रही है। अब जब बारिश हो रही है, हमने सेम फिनोमेना लैब में कैसे किया? हमने गैस ली, गैस के ऊपर एक कंटेनर रख दिया, उस कंटेनर में पानी भर दिया और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया। तो क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो उस जो ढक्कन था उससे ऊपर से जो बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गए, वेपर्स गिरना शुरू हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट मीन्स इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद बारिश होती है। तो इस तरह से ही हमने एक्सपेरिमेंट किया लैब में। तो हमने पहले ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया।
उसके बाद हमने उसके ऊपर रीजनिंग की कि ऐसा क्यों हुआ। अब रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग करना, मींस क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी के साथ रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन ये कैसे हुआ जो भी है। प्रिडिक्शन के बाद हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन की, क्या ये ठीक है कि गलत है, और हम इसको अपने जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको एक बुक में लिख देंगे। अब बुक में लिख करके हम लोग क्या करेंगे, वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बेसिकली साइंस जो है कैसे आई, हमारे दिमाग से आई, हमने उस चीज को देखा, फिर हमने वहां दिमाग लगाया, नेचर को देखा, फिर हमने उसका पूरा डाटा कलेक्ट किया और अल्टीमेटली हमने उसको बुक के ऊपर लिख के छोड़ दिया, जिससे कि अगले साइंटिस्ट अगर उसमें कोई कमी होगी तो उसमें लिमिटेशंस हो जाएंगी और अगले साइंटिस्ट आकर के उसको ठीक कर देंगे। तो इस तरह से वेरिफिकेशन की और फॉल्सिफिकेशन की, प्रिडिक्शन की, रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट की, ऑब्जर्वेशन की, तो इस तरह से हम लोग जो साइंस है वो आगे से आगे क्या हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। और ये सिलसिला कंटिन्यूअस चल रहा है, मीन्स जो पहले साइंटिस्ट चीजें लिख के गए उनके बारे में हमें पता लगा। हमें पता हमारे फिजिक्स की अगर बात करें तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा, माइकल फैराडे हो गया, हमारा आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, एक्सेट्रा। दी लॉट ऑफ साइंटिस्ट, दे हैव इंडियन साइंटिस्ट, बाबा होमी, जहांगीर बाबा और सारा विक्रम साराभाई, डिफरेंट साइंटिस्ट, सीवी रमन, सब ने अपने अपने क्या दिए, लॉज दिए हुए हैं फिजिक्स के अंदर। तो हम लोग जरा, अगर मैं बात करूं साइंस की, यहां पर जो मैं थोड़ा सा ये कर, वैसे तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस है साइंस की, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसको दो तरीकों से यहां पे पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस और एक पढ़ेंगे हम लोग लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में हमारे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया फिजिक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल जो इसमें आएगा आपकी बायोलॉजी की भी फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे आपकी जूलॉजी हो गई, आपकी बॉटनी हो गई, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ऐसे आपकी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, तो अलग अलग इसकी क्या है, आपकी ब्रांचेस हैं। तो ये आपकी फिजिकल साइंस। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बेटा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो में बायो पढ़ेंगे, जिसमें जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे। तो हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, ओनली फिजिक्स के ऊपर। तो आज हम लोग फिजिक्स की भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो मैं फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, और जो हम लोग +1 में सिलेबस करेंगे। तो फिजिक्स की अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो नंबर 1, जैसे सपोज करिए जो आपका +1 और +2 का सिलेबस है, आपको लगभग सारी फिजिक्स को टच किया हुआ है ऊपर से। बाकी जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो उसको एडवांस में पढ़ोगे। तो फिजिक्स में जो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया हुआ है आपको, दैट इज मैकेनिक्स। हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल मींस जैसे ओल्ड सॉन्ग होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल म्यूजिक, ओल्ड मींस ओल्ड सो फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स बोलते हैं हम इसको, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग यहां डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे +1 में। थर्मोडायनेमिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, then we will discuss relativity, then optics, और लास्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स। जो आपका +1 का सिलेबस है सिर्फ हम क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही स्टडी करेंगे। दिस इज ये जो हमारा +1 का सिलेबस है उसमें हम लोग इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे। दिस इज 10+1। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड क्वांटम रिलेटिविटी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जा करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ पोर्शन हम लोग 12th क्लास में स्टडी करेंगे। तो क्लासिकल मींस ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है हम इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, इट इज मॉडर्न फिजिक्स। और व्हाट इज दिस? दिस इज ओल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स का बंटवारा हो गया। इधर हमारी कौन सी आ गई? क्लासिकल, या वी कैन से न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ गई, थर्मोडायनेमिक्स आ गई, और इस तरफ आपकी मॉडर्न फिजिक्स आ गई। तो ये आपकी फिजिक्स का हमने दो भागों में इसको बांट के रख दिया, एक आपका ओल्ड फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। तो जैसे मैकेनिक्स की मैं बात करूं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, इसमें हम लोग जो डील करेंगे वो मैक्रो ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। मैक्रो ऑब्जेक्ट मींस +1 में मैक्रो मतलब बड़े बड़े, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डील करेंगे। मैक्रो मतलब बड़े। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मैक्रो ऑब्जेक्ट के साथ लो स्पीड के ऊपर डील करती है उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। ओके, ऐसे ही जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स इसके साथ, इसमें हम माइक्रो ऑब्जेक्ट के साथ, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी स्पीड 10⁻⁶ to 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से चलते हैं ये। तो माइक्रो ऑब्जेक्ट के साथ जो हम डील करेंगे दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स, और जो मैक्रो ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे दैट इज अवर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहले अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का डेफिनेशन लिखूं, किसका? क्लासिकल मैकेनिक्स का, the theory of motion of material object, motion of material object at low speed, at low speed, material objects at low speed, that is our मैकेनिक्स मीन मशीन, भी से मोशन के साथ हम लोग डील करेंगे। मोशन हो गया, मशीन हो गया, मीन फोर्स के साथ हम लोग डील करेंगे, दैट इज अवर मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट, जिसमें रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, आपका बर्नौलीज थ्योरम, फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगी, आपकी विस्कोसिटी आ जाएगी, सरफेस टेंशन आ जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करेंगे, वेव स्टडी करेंगे, किसके अंदर स्टडी करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर चीजों को स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर and heat, temperature and the behavior of system of large number of particles। हम थोड़ा सा ही यहाँ पे डील करेंगे पार्टिकल्स। इसमें हम लोग कार्नोट हीट इंजन, स्टीम इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, दो वर्ड से थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मूव, मीन्स हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू हीट, थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे आपका रेफ्रिजरेटर, आपका क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन, हीट इंजन, इसके बारे में, हीट इंजन के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, किसमें? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मींस द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होता है, लाइटनिंग कैसे हो रही है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेट कैसे आयरन को पीस को खींचता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस स्टडी करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन स्टडी करेंगे, एसी स्टडी करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट स्टडी करेंगे, जनरेटर स्टडी करेंगे, हम लोग ट्रांसफार्मर स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग सिग्नल को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर करेंगे। उसके बाद ये जो रिलेटिविटी है, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, इनवेरियंस इन नेचर के बारे में बताती है। तो रिलेटिविटी छोड़ते और मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में, लाइट हाउ द ऑप्टिक्स में हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, एंड लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उससे कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। दीज फिनोमिनन वी विल डिस्कस इन ऑप्टिक्स। Optics is the branch of physics which deal with the rectilinear propagation of light. Optics is the branch of physics which deals with the rectilinear propagation of लाइट के साथ जो डील करेंगे। और एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यहां पे स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई, बहुत ज्यादा चीजें हैं एक्सेट्रा। दीज वी विल स्टडी इन this optics. So this is the 12th class syllabus. क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग नोट कर लीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील करेंगे। Quantum, the theory of about which I am talking, quantum mechanics. The theory of behavior of submicroscopic पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डील करेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग डील करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। हम लोग सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स डील करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टडी करेंगे, स्टडी, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन स्टडी करेंगे। तो दीज वी विल डिस्कस इन 12th स्टैंडर्ड। थोड़ा इसमें ये जो है थोड़ा टिपिकल रहेगा इसमें थ्योरीज। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज जो हैं वो हम लोग उनको क्लासिकल मैकेनिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लॉज वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे और उसके लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा स्प्लिट ऑफ सिलेबस था जो हम +1 और +2 में करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा
स्कोप मैंने आपको बता दिया, स्कोप ऑफ फिजिक्स था ये, स्कोप ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार से हम इसको फिजिकल वर्ल्ड भी बोल सकते थे। स्कोप ऑफ फिजिक्स में जैसे कितने ज्यादा चीजें हैं, जैसे आर्किमिडीज की बात करें तो उससे क्राउन के राजा ने अपने क्राउन की प्योरिटी के बारे में पूछा कि क्या मेरा जो मैंने क्राउन पहना है क्या ये प्योर है, बिना मेल्ट करके आप इसके बारे में बताइए। तो जब वो पानी में नहा रहा था तो उसको उसका आंसर मिल गया, बॉयंसी का कंसेप्ट मिल गया उसको। तो गलियों में दौड़ता हुआ गया कि रुक आई हैव फाउंड समथिंग, आई हैव फाउंड समथिंग, तो उसने उस चीज का कंसेप्ट लिया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया। हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। हमारी मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल की, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबको यूनिफाई कर दिया है, यूनिफिकेशन कर दी है उसकी। स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो बेसिक जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, हम इन क्वांटिटीज़ के मैं बताऊंगा आपको आगे, एक मास, एक लेंथ और एक टाइम की बात करेंगे। तो जो मास है वो कम से कम भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है। अगर मैं बात करूं जैसे मास की, मास ऑफ कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻³ किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ यूनिवर्स की, मास ऑफ यूनिवर्स की, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻55 किलोग्राम। यूनिवर्स, टोटल यूनिवर्स, यू नो अबाउट यूनिवर्स। सी तो मास वेरी, छोटे से छोटा मास भी होता है और ज्यादा से ज्यादा मास भी हो सकता है। अब उसके बाद जैसे टाइम की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, वेरी स्मॉल। और अगर हम बात करें साइज ऑफ द यूनिवर्स की, यूनिवर्स का कितना साइज है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 मीटर, इट इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, 10⁻5। If we talk about टाइम, टाइम की बात करें तो द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation to cross the nuclear distance कितना टाइम होगा, that is the order of 10⁻22 seconds, very small quantity, very small quantity. If we talk about lifespan of sun, lifespan of sun, it is the order of 10⁻18 seconds, very large, very large is the lifespan of sun, sun का लाइफ स्पैन है। तो छोटे से छोटा मास भी होता है, बड़े से बड़ा मास भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, बहुत कम डिस्टेंस न्यूक्लियस का साइज मीन्स लेंथ जो है कम भी होती है, लेंथ ज्यादा भी होती है, और टाइम कम भी होता, बहुत कम भी होता, बहुत ज्यादा भी होता। हम इन चीजों को मेजर करते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इन चीजों को हम लोग मेजर करते हैं और हमारे पास एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस के जरिए हम इनको मेजर करते हैं। तो ये स्कोप ऑफ हमारा क्या है, फिजिक्स। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप शुरू यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10⁻31 किलोग्राम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कैसे लिखता हूँ, जैसे 1/10 है तो हम इसको लिख देंगे 10⁻⁻1, 1/100 है तो हम इसको कैसे लिख देंगे 10⁻⁻2, मतलब 1 का 100वां हिस्सा 10⁻⁻2। अगर 1/1000 है तो क्या लिख देंगे 10⁻⁻3। लेकिन मैंने लिखना है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतना मीन्स इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। जैसे मैंने 100 को लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10⁻2, मैंने लिखना 1000 को तो मैं लिखता हूँ 10⁻3, मैंने लिखना है 10,000 को तो कैसे लिखूंगा 10⁻4। तो बताइए 10⁻55 लिखने के लिए कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 55 जीरो लगानी पड़ेगी। इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, हम इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। यहां पर भी 1/1 30 जीरो लगानी पड़ेगी, तो मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दीज आर वेरी स्मॉल
क्वांटिटीज। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे चलो कोई कल बताएंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, आई होप यू विल गॉट अंडरस्टैंड इट। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड क्योंकि इस मुश्किल घड़ी के वक्त कुछ बच्चे घरों में बैठे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो जो बच्चे हैं संकट से जूझ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा एक चैनल बना दिया जाए जिससे कि बच्चों का भला हो। तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।